नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शुक्रवार और डेट है सितंबर 29, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबर हम कवर करने जा रहे हैं। तो पहली, रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। केयरिंग फॉर द ओल्ड, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। व्हाट इज द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम सोशल ऑडिट यूनिट इन ए स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मैनी स्टेट्स, ये हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइज की चेंजेस टू टीवी नेटवर्क रूल्स, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। कैन वैक्सीन्स रिड्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस अमंग द एल्डरली, ये हमारा GS3 और 2 दोनों के अंदर से हम इसे कवर कर सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू $9.2 बिलियन ऑन ट्रेड गैप, ये हमारा GS3 के अंदर से होने जा रहा है। एट लीस्ट 100 मिलियन इन इंडिया नीड स्पेक्टेकल्स बट हैव नो एक्सेस, यह हमारा GS2 के अंदर से होने जा रहा है। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइसेस पर पा सकें। अब शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट डेफिसिट, शुरू करते हैं इसे। तो भारत में ऑर्गन की कमी की बात करें तो किडनी की कमी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सन 2022 की बात करें तो सन 2022 में देखा गया कि करीबन 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी भारत के अंदर, लेकिन जब किडनी ट्रांसप्लांट हुए तो वो करीबन 7,500 ही किडनी ट्रांसप्लांट भारत के अंदर देखने को मिले, जो कि कुल मांग का केवल 3.4% है। अब भारत की बात करें तो भारत में डायबिटीज, कुपोषण, भीड़ और गंदी शौच व्यवस्था के कारण क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत ज़्यादा प्रचलित है और करीब 17% लोग भारत की कुल जनसंख्या में इस क्रॉनिक किडनी डिजीज से ग्रसित हैं। आगे हम बात करें तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण एंड स्टेज रीनल डिजीज हमें देखने को मिलती है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ESRD। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के कारण हमें एंड स्टेज रीनल डिजीज देखने को मिलती है और ये लोगों में पाई जाती है। और ये जो डिजीज है एंड स्टेज रीनल डिजीज, इससे बचने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट बेस्ट तरीका माना जाता है। अब USA और अन्य विकसित देशों की बात करें तो वहां करीब 20% ट्रांसप्लांट देखने को मिलता है और भारत में आपने देख लिया कि भारत में 2022 के अंदर हमने देखा कि करीबन 3.4% ही ट्रांसप्लांट, जो किडनी का ट्रांसप्लांट है, वो देखने को मिलता है। अब डेवलप्ड नेशन या USA की बात करें तो वहां आप 20% तक देख सकते हैं कि वहां जो किडनी का ट्रांसप्लांट है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब ये बात करते हैं कि 4 ऐसे तरीके जिससे किडनी पाई जा सकती है। तो पहला तरीका है किसी मरे हुए व्यक्ति से, लेकिन देखने को क्या मिलता है कि भारत के अंदर कम लोग ही डोनेशन करते हैं और कम डोनेशन होने के वजह से भारत में इसकी कमी रहती है। जो पहला तरीका है मरे हुए व्यक्ति से किडनी लेने की, तो भारत में कम डोनेशन होने की वजह से इसकी कमी होती है। दूसरा तरीका है किसी संबंधी या दोस्त से किडनी लेना। अब देखने को क्या मिलता है कि दूसरे तरीके में जो ब्लड है, खून है, साथ ही साथ जो टिश्यू है, वो दोनों मैच होने चाहिए अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो रिलेटिव और फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इनकम्पैटिबल देखने को मिलता है। तो ये 2 तरीके हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद 2 ऐसे तरीकों की ये बात करते हैं इस एडिटोरियल के अंदर जो भारत के अंदर बहुत कम उपयोग किए जाते हैं। पहला तरीका है किडनी स्वैप का। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो मान लीजिए कि 2 महिला हैं, एक का नाम है सुनीता और दूसरी का नाम है जोया। इन दोनों महिलाओं को किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है क्योंकि इनकी किडनियां खराब हैं। अब देखने को क्या मिला कि जो सुनीता के पति हैं उनकी जो किडनी है वो सुनीता के साथ मैच नहीं होती है और जोया की जो किडनी है
वो उनके जो पति हैं जोया के, उसके साथ मैच नहीं होती है। लेकिन जो सुनीता की किडनी है उसे हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वो मैच हो जाती है जोया के पति से। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम स्वैप करा देंगे, सुनीता के पति की किडनी जोया के अंदर लग जाएगी और जोया के पति की किडनी सुनीता के अंदर लग जाएगी। तो इसे हम कहेंगे, एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, इसे हम कहेंगे किडनी स्वैप करवाना। इसके बाद दूसरा तरीका होता है किडनी चेन का। इसमें क्या होता है, कोई भी आदमी अपनी स्वतः मंजूरी से अपनी किडनी को डोनेट करने के लिए तैयार होता है। अब देखने को क्या मिलता है, भारत की जब हम बात करेंगे, ये आप दो और तरीके समझ चुके, तो ये टोटल 4 तरीके आप समझ चुके। तीसरा तरीका था हमारा किडनी स्वैप का और चौथा तरीका है किडनी चेन्स कहते हैं इसे, जिसमें स्वतः हम किसी को अपना ऑर्गन डोनेट कर दें, फिर आगे वो और किसी को डोनेट कर दे, तो इसे हम कहते हैं किडनी चेन बना लेना। अब भारत की जब बात करें तो भारत में स्वैप के बहुत कम और किडनी चेन के ना के बराबर केस देखने को मिलते हैं। तो आपको समझना है कि भारत में जो स्वैपिंग है, ये तीसरा तरीका है किडनी स्वैप, इसके बहुत कम केसेस हैं देखने को मिलते हैं, और किडनी चेन तो ना के बराबर भारत के अंदर पाई जाती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे लीगल रोड ब्लॉक देखने को मिलते हैं इस प्रक्रिया के अंदर। अब जैसे हम किडनी स्वैपिंग की बात करें तो किडनी स्वैपिंग में लीगली ये अलाउड है, लेकिन जो हमारे करीबी संबंधी हैं या हमारे ब्लड रिलेशन में हैं, उन्हीं से हम अपनी किडनी स्वैप करवा सकते हैं। लेकिन देखने को क्या मिला कि केरला, पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे डिसीजन दिए जिससे केरला, पंजाब और हरियाणा के अंदर किडनी स्वैप अब आराम से कराई जा सकती है और इसमें ज़रूरी नहीं कि नियर रिलेटिव्स ही चाहिए हो। तो ये हमें एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं कुछ भारत के अंदर। अब लेकिन यहाँ पर बात करें कि भारत की, जब पूरे भारत की बात करें तो भारत के अंदर कोई ऐसी कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है भारत के अंदर जो किडनी स्वैप की बात करे। और देखने को क्या मिलता है कि भारत के अंदर डायरेक्ट ट्रांसप्लांट जो किडनी होती है उसकी बात करने के लिए अलग एक अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन जो किडनी स्वैप है इसके लिए कोई नेशनल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं बनाई गई है भारत द्वारा अभी तक। अब मैं आपको बता चुका हूं दूसरी चीज कि जो किडनी चेन है वो तो भारत के अंदर बिल्कुल नहीं है और पाई भी जाती है तो केरला के अंदर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि भारत के अंदर जब हम देखेंगे तो जो किडनी चेन्स हैं वो भारत के अंदर इलीगल है, इलीगल कहलाई जाती है ये वाली प्रक्रिया किडनी के ट्रांसप्लांट की, जिसे हम किडनी चेन्स कहते हैं। तो ये भारत के अंदर इलीगल है, लेकिन केरला के अंदर ये लीगल मानी जाती है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि एट ए स्लो पेस, लास्ट पैराग्राफ के अंदर तो ये बात करते हैं कि भारत के अंदर जो लॉ बनाया गया था जिसका नाम है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, जिसमें क्या किया गया था कि ब्रेन स्टेम डेथ को रिकॉग्नाइज किया गया था ट्रांसप्लांट की पॉसिबिलिटी के अंदर कि ऐसा देखने को हमें मिल सकता है। इसके बाद 2011 में इस लॉ को अमेंड किया जाता है जिसमें स्वैप ट्रांसप्लांट, जिसकी अभी हमने बात की है किडनी स्वैप की, तो इसे लीगलाइज कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन केवल क्लोज रिलेटिव और ब्लड रिलेटिव के द्वारा जो किडनी स्वैप है वो कराया जा सकता है भारत के अंदर। इसके बाद जो रूल्स हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स 2014, तो ये केवल नियर रिलेटिव्स को ही अलाउड करते हैं हमारा किडनी स्वैप के लिए। अब ये बात करते हैं आगे एडिटोरियल में कि भारत को और तेजी से बढ़ना चाहिए और बाहर के जो विकसित देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट, जहां पर स्वतः वाला जो डोनेशन है जिसे हम किडनी चेन्स की कैटेगरी में जो आएगा वो चालू है, तो भारत को भी जो किडनी चेन्स का, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे एल्ट्रुइस्टिक डोनेशन, जो स्वतः कोई आदमी जाके अपनी किडनी डोनेट करता है, इसे भी भारत में लीगल कर देना चाहिए। इस एडिटोरियल के तहत ये कहना चाह रहे हैं। आगे हम चलते हैं अगले खबर की तरफ। तो अगला भी हमारा एडिटोरियल सेक्शन से है। तो कल का जिसने न्यूज़पेपर हमारे साथ कवर किया है तो कल उसे पता है कि भारत के लिए एक रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। अब इस रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत के अंदर जो 60 प्लस एज ग्रुप की पॉपुलेशन है वो डबल होने जा रही है 2050 तक। जब अभी 2022 की हम बात करें तो भारत के अंदर 60 से ऊपर वालों की जो पॉपुलेशन है वो करीबन 10.5% है, जो कि 14.9 करोड़ लोग हैं। लेकिन 2050 में हमें देखने को मिलेगा
कि ये जो 60 से ऊपर वाले एज के लोगों की पॉपुलेशन है ये अपने आप को डबल कर लेगी और भारत के अंदर करीबन 20.8% 60 से ऊपर वाले लोग होंगे या 34.7 करोड़ लोग, ये 2050 तक हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद ये बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट आई है तो इससे हमें क्या पता चला है कि भारत के अंदर जो एडल्ट की पॉपुलेशन है 60+ पॉपुलेशन है, जिन्हें हम एल्डरली पॉपुलेशन कहते हैं, ये जब बढ़ने जा रही है तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अभी से भारत के अंदर जिससे सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर हम काम कर सकें कि जो भी बूढ़ा होगा भारत के अंदर उसके पास सोशल सिक्योरिटी हो, साथ ही साथ उसके पास अपना इकोनॉमिक फ्रीडम हो, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी उसके पास मौजूद हो। तो ये बात करते हैं कि भारत की जितनी भी स्टेट हैं सबको इसी दौर से गुजरना पड़ेगा और सबको देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो 60+ की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। अब ये बात करते हैं कि भारत के अंदर जो वृद्ध लोग हैं 60+ के लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट द्वारा कुछ इनिशिएटिव चलाए गए हैं ऑलरेडी, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स, ये 1999 में एक पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा ओल्डर पीपल के लिए। साथ ही साथ 2007 में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यहां पर भी सीनियर सिटीजन्स की बात की गई थी। अब ये बात करते हैं एक चीज और कि हमें देखने को मिलेगा कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें 50+ जो लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। 2036 के अंदर तक ही 2036 तक ही हमें देखने को मिल जाएगा कि जो 50+ की जनसंख्या है भारत के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और आप बात समझ लें कि ये बात करते हैं कि 60 साल से उम्र के ऊपर जो लोग जीते हैं भारत के अंदर तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम पुरुषों की देखें तो पुरुषों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 साल के बाद है 17.5 साल, मतलब 77.5 साल तक की। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 60 साल के बाद की तो वो 19 साल ज़्यादा है, तो करीबन ये 80 साल तक महिलाएं जीती हैं और पुरुष के मुकाबले ये पुरुष का जो एवरेज है वो 17.5 साल है 60 साल के बाद से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा बनेंगी। तो ये इस एडिटोरियल में बात करते हैं कि महिलाओं को देखा गया है कि महिलाएं भारत के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इनका रेट बहुत लो है जो कि करीबन 24% ही है। तो ये बात करते हैं कि ऐसी सब सिचुएशन देखने के बाद हमें अभी से काम करना चाहिए कि हम उन महिलाओं की इकोनॉमिक सिक्योरिटी साथ ही सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें ताकि जब वो ओल्ड एज की अपनी अवस्था में पहुँचें तो वहाँ पर उन्हें कोई परेशानी देखने को ना मिले अपनी बाकी ज़िंदगी के अंदर। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ द 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो आप अभी हाल ही में कनाडा की तरफ से भारत के ऊपर आरोप लगाया गया कि भारत ने हरदीप सिंह निज्जर नामक एक ये खालिस्तानी समर्थक है, इसकी हत्या करवा दी गई है और भारत की जो एजेंसियां हैं इनके टॉप डिप्लोमेट्स ने मिलकर इसकी हत्या करवाई है। ये कनाडा का आरोप लगाया गया भारत के ऊपर। अब इस पर भारत ने क्या किया, भारत ने कहा कि ऐसा हमने नहीं किया है और इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको एक चीज़ समझनी है, यहाँ से एक चीज़ आकर पता चली हमें कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सब ने मिलकर एक इंटेलिजेंस एजेंसी बना रखी है। इंटेलिजेंट पे ये अलायंस करते हैं और इस एजेंसी का नाम है 5 आइज। तो कौन कौन इसमें शामिल हैं तो आप समझ सकते हैं, इसमें शामिल है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इन्हें कहा जाता है स्टोन घोस्ट। तो आपको ये समझ लेना है कि कैसे कोई देश, जब हमें देखने को मिला कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो उस टाइम पर हमें देखने को मिला कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर जर्मन भाषा में जो लिखे हुए कोड्स थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उन्हें क्रैक किया। साथ ही साथ जापानी में जो रिपोर्ट्स आई थी उन्हें भी क्रैक किया। ये इन्होंने साथ मिलकर इस इंटेलिजेंस नेटवर्क पर काम किया और ये पॉसिबल हो पाया कि ये जर्मन के कोड्स को खोल पाए कि क्या है उन कोड्स के अंदर, साथ ही जापानी कोड को भी ये समझ पाए, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 में इन्हें जीत देखने को मिली। इसके बाद जब कोल्ड वॉर का टाइम आया तो उस समय पर भी हमें देखने को मिलता है कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का आपस में संबंध था, इंटेलिजेंस अलायंस बना हुआ था, जिससे वो सोवियत यूनियन की सारी चीज़ों पर नज़र रखता था। अब इसी 5 आइज अलायंस ने
जो निज्जर की हत्या हुई है कनाडा के अंदर, तो इसी फाइव आइज अलायंस ने दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेश किए हैं, जिसमें भारत को दोषी पाया गया है कि भारत ने अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके वहाँ पर ऑफ शोर किलिंग्स करवाई इसकी खालिस्तानी समर्थक की। आगे हम चलते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम सोशल ऑडिट यूनिट इन ए स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मैनी स्टेट। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूं क्या है। तो 2005 में भारत के अंदर एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट के तहत जो ग्रामीण भारत है उसके अंदर हर वयस्क को, जो भी 18+ लोग है, एडल्ट है और वो काम करना चाहता है, तो ग्रामीण भारत के अंदर उसे काम दिलवाने की एक योजना शुरू की गई और ये 100 दिन की गारंटी भी देती है ये स्कीम। ये जो मनरेगा है कि आपको 100 दिन कम से कम काम मिलेगा, अगर 100 दिन काम नहीं मिल पाता है तो आपको इसका भत्ता दिया जाएगा, जो काम नहीं मिल पाया है उसका कंपनसेशन आपको मिलेगा। ये एक मनरेगा स्कीम लाई गई थी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने लोगों के लिए है, तो बहुत लोग इससे जुड़ गए ग्रामीण भारत के अंदर और हमें इस स्कीम से बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिले। जैसे बहुत बार देखा गया कि ये स्कीम किसी महिला की पहली कमाई थी ज़िंदगी की, इस स्कीम के बाद उसकी पहली कमाई की जो थी वो पाई गई। अब जब इतनी बड़ी ये स्कीम है और पूरे भारत के अंदर लागू होने जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर पैसा कितना इन्वॉल्व होगा। पैसा इसके अंदर बहुत इन्वॉल्व होगा, तो करप्शन के चांस बहुत ज़्यादा इस स्कीम के अंदर बढ़ जाएंगे। अब जब करप्शन के चांस अगर बढ़ जाएंगे, तो इसी स्कीम के अंदर जब ये एक्ट लाया गया था उसी के अंदर एक प्रावधान रखा गया था जिसका नाम था सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट के तहत कुछ लोगों को निर्धारित किया जाएगा कि जो भी मनरेगा के थ्रू काम चल रहा है ये उसकी जाकर सोशल ऑडिट करेंगे। ये एक राज्य निर्धारित करेगा कि कौन सोशल ऑडिट जाकर करेगा। तो क्या काम चल रहा है मनरेगा का, कैसा काम है, फंड्स में कोई चोरी चकारी तो नहीं की गई है या इधर का हेरफेर तो नहीं हुई है, तो ये सारी चीज़ें नापने का इस सोशल ऑडिट विभाग का काम है। इसके बाद अब देखने को क्या मिला है भारत के अंदर कि जो सोशल ऑडिट यूनिट्स हैं ये पैरालाइसिस के स्टेट में चल रही हैं। क्यों? क्योंकि देखने को ये मिला है कि करीबन पिछले 4-5 सालों के अंदर से जो ये सोशल ऑडिट करते हैं और ये जितना बताते हैं कि इतना मिस एप्रोप्रिएट हुआ है फंड का, उससे बहुत ही कम पैसा वापस आ पाता है और बाकी जो पैसा होता है वो चला जाता है जो मिस एप्रोप्रिएट हुआ है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझें तो इस साल की बात करें तो करीबन 9.5 करोड़ रुपए माना गया कि ये इधर उधर किया गया है, लेकिन जो रिकवर किया गया पैसा वो केवल 1.31 लाख, माफ कीजिएगा 1.31 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए। तो आप इसका परसेंटेज टर्म में समझें तो 13.8% केवल। इसके बाद 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वहां पर जो टोटल मिस एप्रोप्रिएट था फंड, मतलब इतना गबन है फंड का, तो ये है 86.2 करोड़ रुपए और इसका जो रिकवर कर पाए तो केवल 18 करोड़ रुपए रिकवर कर पाए, करीबन 20.8%। इसी तरह आप उससे पिछले साल 2021 और 22 की देखें तो 171 करोड़ रुपए गबन किया गया मनरेगा स्कीम के अंदर से और पाया क्या गया, केवल 26 करोड़ रुपए रिकवर किया गया, ये 15% है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी सोशल ऑडिट बनाई गई थी ये एक पैरालाइसिस के स्टेट में चल रही है, क्योंकि ये अपनी रिकवरी मैकेनिज्म में बहुत कम चल रही है। अब ये आगे बात करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 चोरी हुई है और 0 रुपए की रिकवरी हुई है। ये ना कोई चोरी बताते हैं ना कोई रिकवरी बताते हैं। अन्य राज्यों की हम बात करें जैसे तेलंगाना, तो वहाँ माना गया है वहाँ पर कराई जाती हैं सोशल ऑडिट और वहाँ पर रिकवरी भी करी जाती है थोड़ी बहुत। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भारत के अंदर ऐसे राज्य हैं जहाँ जो माना गया है मिस एप्रोप्रिएशन फंड का तो वो 0 रुपए मान लिया जाता है, तो सोशल ऑडिट की कोई टीम ही नहीं बैठती और सोशल ऑडिट की कोई टीम बैठती है तो वो कहती है कि कितना रिकवरी हुआ, तो 0 रुपए का रिकवरी हुआ। अब आप इस चीज से समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज्यादा करप्शन चल रहा है मनरेगा के अंदर। मनरेगा की जो स्कीम है इसके अंदर कितना ज्यादा करप्शन चल रहा है बहुत सारे राज्यों के अंदर। और दूसरी चीज ये है कि जो केंद्र है तो केंद्र पैसा तब भेजता है जब वो मान लेता है कि हाँ ये स्कीम बहुत अच्छे से लागू हो रही है, लेकिन केंद्र के लिए एक बहाना बन गया है आजकल कि सोशल ऑडिट में हमें पकड़ में नहीं आ रहा है, जो मिस एप्रोप्रिएशन है फंड का वो बहुत कम रिकवर हो पा रहा है। इस वजह से केंद्र भी बहुत बार ये काम करता है
कि वो मनरेगा को जो फंड देना चाहिए उससे बचता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें करप्शन देखने को मिलता है, इस वजह से हम ये फंड नहीं देंगे। ये आप समझ चुके हैं, ये मनरेगा स्कीम से था और क्या दिक्कत चल रही है मनरेगा स्कीम के अंदर उससे था। आगे हम चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइज की चेंजेस टू टीवी नेटवर्क रूल्स। तो टेलीविजन, केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 को अमेंड किया गया है। इसके रूल जो थे इन्हें अमेंड किया गया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा। और रिन्यूअल ऑफ मल्टी सिस्टम ऑपरेटर रजिस्ट्रेशन, ये दोबारा नया रजिस्ट्रेशन का सर्विस शुरू करा दिया गया है क्या? तो जैसे पहले के कोई केबल ऑपरेटर थे उन्हें दोबारा जाके अपना मल्टी सिस्टम ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइन करना पड़ेगा और 1 लाख रुपए की फीस देनी पड़ेगी और 10 साल तक के लिए उनका जो लाइसेंस है वो रिन्यू कर दिया जाएगा केबल ऑपरेटर्स का। तो ये न्यूज़ से था, आप समझ चुके होंगे। आगे हम चलते हैं। वैक्सीन रिड्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस अमंग एल्डरली, ये बात करते हैं। अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक बात सोची गई और इसमें सोचा गया कि क्या जो हम वैक्सीन फ्लू की या निमोनिया की हम जो एल्डर लोगों को देते हैं, जो वृद्ध लोग हैं उन्हें दी जाती हैं जो ये वैक्सीन, तो क्या ये वैक्सीन रेस्पिरेटरी जो हमारी सांस से संबंधी बीमारी होती है, लंग से संबंधी बीमारी होती है, इसकी बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बना पाती है एक वयस्क को, ये जो वृद्ध है इसे? तो ये आईसीएमआर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ढूंढते हुए आईसीएमआर ने क्या किया है कि इसने कुछ संस्थाओं को इनवाइट किया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, रिसर्च करने के लिए। किस चीज़ पर रिसर्च करने के लिए? तो ये जो टॉपिक है कि क्या जो वैक्सीन है जो रेस्पिरेटरी इलनेस खत्म करती हैं वो वृद्धों के ऊपर सही से काम करती हैं या नहीं। तो ये देखने को मिला है। और क्यों आईसीएमआर ऐसा करने जा रहा है? क्योंकि देखने को मिलेगा, कल जो अभी हमने भी कवर किया है यूनाइटेड नेशनल पॉपुलेशन फंड का जो डाटा आया है उससे एक और चीज निकल के आई है कि 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो करीबन 27% हो जाएंगे पूरी पॉपुलेशन के 2036 के अंदर। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि क्यों ये रिसर्च करवाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया है। आगे हम चलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू $9.2 बिलियन ऑन ट्रेड गैप। सबसे पहले आप करंट अकाउंट डेफिसिट समझें तो उससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट समझें। एक अकाउंट होता है हर देश का, जैसे हम भारत का एग्जाम्पल लेंगे तो भारत का एक अकाउंट है खुद का, भारत का, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ये अकाउंट बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंट होता है और ये इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखता है। तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं और ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो पहली चीज़ है करंट अकाउंट और दूसरी चीज़ है हमारी कैपिटल अकाउंट और तीसरी चीज़ है हमारी फॉरेन रिजर्व्स। ये हमारी 3 चीज़ें मिलकर बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाती है भारत के अंदर। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है तो वो करंट अकाउंट से न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है हम समझ लेते हैं और क्या होता है करंट अकाउंट डेफिसिट से, तो ये हम समझ लेते हैं। अब इस करंट अकाउंट डेफिसिट में देखा जाएगा कि निर्यात और आयात कितना है, कितना पैसा बाहर के देशों से भारत में आ रहा है और कितना पैसा भारत से बाहर के देशों में जा रहा है। इसका जो नेट होगा हम वो निकाल लेंगे। यहाँ पर आयात, निर्यात, रेमिटांसिस सब कुछ जुड़ेगा और 1 साल के अंदर का ये शॉर्ट टर्म अकाउंट होता है, आपको याद रखना है। करंट अकाउंट है जो ये शॉर्ट टर्म अकाउंट है, जो कैपिटल अकाउंट है ये लॉन्ग टर्म अकाउंट है। तो यहाँ पर हम जब करंट अकाउंट की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर की ये बात करेगा। 1 साल के अंदर कितना आयात निर्यात हुआ, कितना बाहर से पैसा, जो भारत के नागरिक बाहर जाकर जॉब की और बाहर से पैसा भेजा भारत के अंदर, ट्रांसफर पेमेंट्स कितने हुए, इन सब चीज़ों को ये हमारा करंट अकाउंट के अंदर हम रखते हैं और ये 1 साल के लिए है। अब यहाँ देखने को क्या मिला है, अब मान लीजिए कि कोई एक देश है जैसे भारत है, तो भारत अगर एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट भारत क्या करता है, कम करता है, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि भारत घाटे में है।
करंट अकाउंट डेफिसिट में भारत घाटे में है। अगर एक्सपोर्ट कम है तो हम ज़्यादा सामान हम कम सामान रहे हैं और ज़्यादा सामान हम आयात करवा रहे हैं भारत के अंदर। तो इससे देखने को क्या मिला है, अब भारत के अंदर यही सिचुएशन देखने को मिली है कि भारत एक्सपोर्ट कम कर रहा है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? ₹9.2 बिलियन। अब यहाँ आप इस एग्जाम्पल पे आ जाइए। मान लीजिए कि एक्सपोर्ट जो भारत कराता है, भारत से जो निर्यात किया जाता है वो 50 रुपये का निर्यात है, और भारत जो आयात करवाएगा वो 100 रुपये का आयात है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि -50 रुपये के घाटे में है भारत। तो ऐसे यहाँ पर जो ये घाटा हमें देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो कितना घाटा हो गया है भारत को? $9.2 बिलियन का ये ट्रेड गैप है भारत का बाकी इंटरनेशनल देशों के साथ। तो आप यहाँ समझ सकते हैं ये दो अकाउंट और होते हैं। ये करंट अकाउंट है, इसके बाद कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होती हैं, बाहर के बैंकों का पैसा यहाँ के बैंकों में रखा हुआ है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ये सब हमें करंट अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है माफ़ कीजिएगा इसके अंदर देखने को मिलेगा। और तीसरा फॉरेन रिजर्व, इसके अंदर गोल्ड रखा रहेगा, बाकी देशों के पैसे रखे रहेंगे जैसे यूरो, डॉलर, येन, जो भी करेंसीज हैं इनके पैसे रखे जाएंगे, पाउंड। तो ये सब तीनों मिलके हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हमारा इंटरनेशनल अकाउंट होता है और ये हर देश अपना मेंटेन करता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्राइसिस आ जाती है, घाटा अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई देश आकर इकोनॉमिक स्थिति में गिर भी सकता है, ये भी हमें देखने को मिल सकता है। इसे हम कहते हैं बीओपी क्राइसिस। आगे एक लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। 100 मिलियन इन इंडिया नीड स्पेक्टेकल्स बट हैव नो एक्सेस। तो ये WHO की तरफ से पता चला गया है कि भारत के अंदर करीबन 10 करोड़ लोगों को चश्मे की ज़रूरत है। करीबन 10 करोड़ लोगों को भारत के अंदर चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन ये इस चश्मे को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं भारत के अंदर, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि जो आँखों की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है टाइम पर इनका इलाज नहीं करवाने से। और भारत के अंदर जो आँखों का रेट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है लोगों का। ये सब इस रिपोर्ट से पता चला है। आपको जो आंकड़ा याद रखना है कि करीबन 10 करोड़ भारत में ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी चश्मे की ज़रूरत है, लेकिन वो चश्मा तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सेस नहीं है चश्मा अफोर्ड कर पाने का उनके पास। आज के न्यूज़पेपर में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।